बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। डियर स्टूडेंट्स, अब्दुर्रऊफ जावेद यूट्यूब चैनल की वसात से आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोकल एंड स्पेशल लॉ के सिलेबस में से एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021 का कॉन्सेप्ट, इसके प्रीएम्बल के साथ, ताकि इसकी जो ऑब्जेक्टिव आए वो आपको कॉन्सेप्ट वाइज पता हो कि ये कहाँ से ऑब्जेक्टिव उठा रहा है, और उसके जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं 2 से लेकर 18 तक हैं और 22 से 24 ये आपके सिलेबस में हैं, तो आप इनको गो थ्रू करिएगा। अब मेरे साथ चलें, हम शुरू करते हैं। टू एंश्योर एक्सपीडियस रिड्रेसल ऑफ रेप एंड सेक्सुअल एब्यूज क्राइम्स, रेप और सेक्सुअल एब्यूज जो क्राइम्स हैं उनकी जल्दी डिस्पोजल के लिए वीमेन के साथ और चिल्ड्रन के साथ थ्रू स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स एंड स्पेशल कोर्ट्स प्रोवाइडिंग फॉर एफिकेशियस प्रोसीजर्स, स्पीडी ट्रायल, एविडेंस एंड मैटर्स कनेक्टेड विद देम एंड इंसिडेंट्स देयर टू। यानी बच्चों के साथ, खवातीन के साथ, ट्रांसजेंडर्स के साथ अगर कोई सेक्सुअल अब्यूज करता है या रेप करता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन को कैसे लेके चला जाएगा, उसका ट्रायल कैसे होगा, उसकी प्रोसिक्यूशन कैसे होगी, उसका ट्रायल कैसे होगा, उसके लिए कौन सी कोर्ट्स हैं, क्या कोई इस एक्ट ने इसकी स्पेशल कोर्ट्स बना दी हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इस एक्ट का जो प्रीएम्बल है वो भी यही कहता है कि बच्चों, खवातीन और ट्रांसजेंडर्स के साथ अगर कोई सेक्सुअल अब्यूज करता है या कोई उनका जिनसी इस्तेसाल करता है या कोई उनका रेप करता है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, उसकी प्रोसिक्यूशन कैसे होगी, उसका ट्रायल कैसे होगा, उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स हैं, उसके लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं। ये 2 बड़े अहम चीजें आपके सामने आएंगी, स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स, और 2 शेड्यूल्स बना दिए गए इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में इतने ग्रेव ऑफेंसेस नहीं रखे, ये मैं जनरल व्यू दे रहा हूं। शेड्यूल 1 में ग्रेव ऑफेंसेस नहीं रखे, शेड्यूल 2 में ग्रेव ऑफेंसेस भी रख दिए, और शेड्यूल 1 की इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार ये बता दिया कि इसमें सब इंस्पेक्टर से कम रैंक का अफसर इसकी तफ्तीश नहीं करेगा। जबकि शेड्यूल 2 जो है उसका कह दिया कि इसकी तफ्तीश SSOIU के जरिए होगी। SSOIU, स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स, उसके जरिए होगी। अब जो शेड्यूल 2 के ऑफेंसेस हैं उसकी जो तफ्तीश है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ DSP, जो कंसर्न SDPO है, उसकी सुपरविजन में इसकी तफ्तीश होगी। कौन से शेड्यूल की? शेड्यूल 2 की। आगे हम बताते हैं आपको ये सारी चीजें कैसे चलेंगी। कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021। It extends to whole of Pakistan. It shall come into force as the date as the federal government may appoint. Definition 2 section जो है वो इसकी definition जल्दी जल्दी करिए। एक तो एंटी रेप क्राइसिस सेल, एंटी रेप क्राइसिस सेल, इस सेक्ट में ये है जी 2A। ये इसकी डेफिनेशन है एंटी रेप क्राइसिस सेल। ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, कमिश्नर या प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंटी रेप क्राइसिस सेल एक एस्टेब्लिश करेगी। कौन? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, कमिश्नर ऑफिस या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कमिश्नर और कमिश्नर के बिहाफ पे DC एक एंटी रेप क्राइसिस सेल बनाएगा। एंटी रेप क्राइसिस सेल इज अ सेल अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। ये अंडर कौन सा सेक्शन होगा? अंडर सेक्शन 4। हाँ जी, हम साथ ही पढ़ लेते हैं इसके 4। एंटी रेप क्राइसिस सेल, द सेक्रेटरी, ये फेडरल गवर्नमेंट के लेवल की बात कर रहे हैं। द सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, याद रखिएगा, फेडरल सेक्रेटरी। ठीक, किसका? ये ऑब्जेक्टिव है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। किससे? ऑफ द अपर बेंच,
विद द चीफ सेक्रेटरी। कंसल्टेशन किसकी होगी काशिफ? चीफ सेक्रेटरी की होगी, चीफ सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इन कंसल्टेशन विद चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस कंसर्न। अब देख ले, मैंने कहा था कमिश्नर, डीसी, ये सब किसके अंडर हैं? चीफ सेक्रेटरी के अंडर हैं। अब ये ऑफ द प्रोविंस आर द चीफ कमिश्नर ऑफ द इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद को भी शामिल कर दिया, सीडी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, एज द केस में भी, shall establish or designate as many anti-rape crisis cells throughout the country in relation to offences mentioned in schedule 2। अब ये ऑब्जेक्टिव भी आ गई, एक तो सेक्शन 4 के अंडर पॉइंट होता है नंबर 1, नंबर 2 कह दिया कि इसको फेडरल सेक्रेटरी या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इन कंसल्टेशन विद चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंसेस कंसर्न्ड, और साथ ये कह दिया जो शेड्यूल 2 के ऑफेंसेस हैं, शेड्यूल कौन सा? शेड्यूल 2 के ऑफेंसेस इन सच पब्लिक हॉस्पिटल्स विद एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज एज मे डीम फिट। ये डीसी या कमिश्नर थ्रू डीसी जो पब्लिक हॉस्पिटल है उनके अंदर एक एंटी रेप क्राइसिस सेल बनाएंगे जिसमें शेड्यूल 2 के ऑफेंसेस को देखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा। क्लियर हो गया? कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 4। आपकी ऑब्जेक्टिव तैयार हो गई है। हाँ जी, shall establish as many anti-rape crisis cell throughout the country in relation to offences mentioned schedule 2। शेड्यूल 2 हो गया। आगे लिखता है 4.2 के अंदर the anti-rape crisis cell shall be headed by concerned commissioner or deputy commissioner। वही मैंने कह दिया। अगली चीज क्या है? आपने कहा कि इस तरह बनेगा, ये इसका फॉर्मेशन का तरीका आ गया। अब इसका हेड कौन होगा? shall be headed by concerned commissioner या डेप्टी कमिश्नर। क्लियर हो गया? कमिश्नर या डेप्टी कमिश्नर के थ्रू हो गया, या एज डीम्स फिट बाय द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस इन कंसल्टेशन विद द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस और इफ द चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एज द मे बी एंड शैल आल्सो कंप्राइज द मेडिकल एमएस प्लस एमएस ऑफ द हॉस्पिटल। कौन सा? पब्लिक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में। Medical superintendent of the public hospital designated under subsection 1, preferably one independent support advisor। ये क्या होगा? सपोर्ट एडवाइजर होगा। किसका? एंटी रेप क्राइसिस सेल का। हाँ जी, आ पुलिस ऑफिसर एज डीम्स फिट बाय द सेक्रेटरी। एक उसमें डीपीओ ऑफिस से मैं उसका मेंबर हूं, एक उसका डीपीओ ऑफिस से उसका मेंबर, 1 मेंबर from DPO office। MS ये हो गया, और प्रेफरेबली 1 इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर कॉमा अ पुलिस ऑफिसर एज डीम्स फिट बाय सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस in consultation with the chief secretary of the province or the chief commissioner Islamabad capital territory as the case may be, provided that at least one member of the interim class shall preferably be a woman। preferably उसने कहा है, mandatory नहीं किया, प्लस 1 member क्या होगा? वीमेन होगी, और ये वीमेन जो होगी ये प्रेफरेबली होगी। क्या होगी? प्रेफरेबली। मैं रिपीट करने लगा हूं, डीसी, एमएस, एक इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर, ठीक हो गया। तीसरा मेंबर डीपीओ ऑफिस से एक होगा, और चौथा उसने कहा है कि 1 मेंबर प्रेफरेबली विल बी अ वीमेन। भूलेंगे तो नहीं? इन कंसल्टेशन विद चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस। उसको हेड कौन करेगा? कमिश्नर या डीसी। ये ऑब्जेक्टिव है सारी आपकी। किसको? एंटी रेप क्राइसिस सेल को। और ये किस सेक्शन के अंदर एस्टेब्लिश होता है? सेक्शन 4 के। आपका सेक्शन 4 खत्म हो गया। अब दोबारा आ जाएगी ऊपर। चाइल्ड मीन्स एनी मेल और फीमेल हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। क्लियर हो गया? बी के अंदर चाइल्ड को मेंशन किया है, 2B चाइल्ड। क्लियर है? जो अभी 18 साल से कम है।
आगे इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर मीन अ पर्सन अपॉइंटेड एंड लिस्टेड आर रिकॉग्नाइज्ड एज अंडर सेक्शन 11। अब ये जो सब इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर है अंडर सेक्शन 11 अपॉइंट होगा। कौन से सेक्शन के? 11 के। आ जाओ 11 देख लेते हैं साथ ही हम। इंडिपेंडेंट सपोर्ट इफ सो डिटरमिन्ड बाय द एंटी रेप क्राइसिस सेल, अगर मुनासिब समझे एंटी रेप क्राइसिस सेल, एन इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर शैल अकम्पनी द विक्टिम। वो जो सपोर्ट इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर है किसकी कंपनी करेगा? किसके साथ होगा? विक्टिम के साथ होगा। ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स, जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स होगी उसके साथ होगा। अकेला या अकेली विक्टिम नहीं जाएगी, उसके साथ कौन होगा? सपोर्ट एडवाइजर होगा। कब? कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान। इन ऑर्डर टू, किस लिए? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ड्यूरेस, कोई प्रेशर ना उसके ऊपर हो। ड्यूरेस उस्मान क्या मतलब? ड्यूरेस का क्या करेगा ये? टू रिड्यूस मीन कम करना, रिस्क ऑफ ड्यूरेस, कोई प्रेशर ना उसके ऊपर डाला जाए। DURES ड्यूरेस, कोई प्रेशर ना डाला जाए। विक्टिमाइजेशन ऑफ एनी नेचर, किसी किस्म की विक्टिमाइजेशन ना हो। नंबर 2, आर एनी एडवर्सिटी अफ्लिक्टेड आर लाइकली टू बी अफ्लिक्टेड अपॉन द विक्टिम, या उस विक्टिम के ऊपर किसी किस्म का कोई तशद्दुद या उसके खिलाफ कोई चीज ना हो। ये 3 काम हैं जो क्या कौन करेगा? इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर करेगा, जो सेक्शन 11 के अंडर अपॉइंट किया जाएगा। और कहां लिखा हुआ है सपोर्ट एडवाइजर के मुतालिक? 11 सेक्शन 11 में। और इसकी डेफिनेशन कहां दी गई है? याद रख लें, इसकी डेफिनेशन 2E में दी गई है। 2E में दी गई है। 2E में इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर, इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर ISA। 3-4 चीजें पूछी जा सकती हैं। हाँ जी, एंटी रेप क्राइसिस, एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021 के अंदर जो इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर उसका काम क्या है जी? सेक्शन 11 बताता है कि विक्टिम के वो साथ रहेगा। कब? कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान। किसके लिए? टू रिड्यूस द डेंजर ऑफ, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ड्यूरेस, उसके ऊपर प्रेशर ना डाला जाए, उसके ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद ना किया जाए, उसके ऊपर कोई चीज ना फेंकी जाए, उसके साथ ज्यादती ना हो जाए। इस चीज के लिए वो उसका साथ देगा। ये हो गया जी सेक्शन 11 और साथ 2E। साथ साथ करते जाते हैं एलिमेंट जो है। एंटी रेप क्राइसिस सेल भी हो गया और साथ आपका वो भी हो गया। जी नेक्स्ट याद रखिएगा कि शेड्यूल मीन्स अ शेड्यूल नेक्स्ट टू दिस, जो इस एक्ट के साथ शेड्यूल दिया होगा अभी हम डिस्कस करेंगे वो। अब शेड्यूल मीन हो गया, शेड्यूल ऑफेंसेस मीन ऑफेंसेस सेट जो शेड्यूल में दिए गए हैं। अच्छा, सेक्स ऑफेंडर वर्ड क्या है? H2H, सेक्स ऑफेंडर। हाँ जी, सेक्स ऑफेंडर क्या कहता है? मीन्स एंड इंक्लूड एनी पर्सन कन्विक्टेड, उसको सेक्स ऑफेंडर कहा जाएगा जिसको सजा हुई है। 292A, 292B, 292C, 371A, 371B याद रखने के हैं सारे। 375, 76, 77, 77A, 77B ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, और सेक्शन 21 और 22 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका का जो सेक्शन 21 और 22 है, इसके तहत जिसको सजा होगी उसको क्या कहा जाएगा? सेक्स ऑफेंडर। ये हो गया। अब स्पेशल कमेटी, स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी, कोर्ट बनाई जाएगी, बस ये इसमें कह दिया। अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, ये सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 स्पेशल कोर्ट्स का कहता है। वो कहता है, पहले कोर्ट्स तो बनी ही ऑलरेडी, उन्होंने कहा जहां पे आप जेंडर बेस्ड वायलेंस क्राइम होगा, कौन सा? GBV, जेंडर बेस्ड वायलेंस क्राइम का ट्रायल होगा, उसको स्पेशल कोर्ट डिक्लेयर किया जाए। स्पेशल कोर्ट्स के अंदर इसका ट्रायल होगा। द फेडरल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न शैल एस्टेब्लिश, क्योंकि अब हाई कोर्ट्स किसके अंडर हैं? जो कोर्ट्स किसके अंडर हैं? हाई कोर्ट के अंदर हैं। तो अब जो सेक्रेटरी है या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, वो किससे मशवरा करेगी
चीफ जस्टिस कंसर्न से करेगी। जिस सूबे के चीफ जस्टिस से बात करनी हो, क्योंकि जिस सूबे के अंदर कोर्ट्स को स्पेशल कोर्ट डिक्लेयर करना हो उसके चीफ जस्टिस से बात की जाएगी। शैल एस्टेब्लिश एज मेनी स्पेशल कोर्ट्स थ्रू द कंट्री एज इट मे डीम नेसेसरी टू ट्राई द शेड्यूल ऑफेंसेस। इन शेड्यूल ऑफेंसेस के ट्रायल के लिए कौन सी कोर्ट्स होंगी? स्पेशल कोर्ट्स होंगी। द फेडरल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इस्लामाबाद शैल अपॉइंट एनी पर्सन एज ए जज ऑफ स्पेशल कोर्ट। देखो ना, वो जज को भी स्पेशल जज कहा गया है, सिंपल ये कहा गया है। वो एएसजे होगा, ठीक है, हु हैज बीन एएसजे और हैज बीन एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 10 years। एएसजे या हाई कोर्ट का वकील जिसकी स्टैंडिंग 10 साल से कम ना हो, उसको लगाया जाएगा स्पेशल कोर्ट का जज। Not less than 10 years and not more than 68 years of age, और उसकी 18 साल से 68 ईयर से ज्यादा उम्र भी ना हो। ये दो आपकी काशिफ याद रखने की चीजें हैं। स्पेशल कोर्ट का जज होगा कौन? वो एएसजे होगा या हाई कोर्ट का वकील होगा जिसकी स्टैंडिंग हाई कोर्ट के अंदर 10 साल होगी। हाई स्टैंडिंग से मुराद उस्मान प्रैक्टिस, जिसकी प्रैक्टिस 10 साल से कम ना हो, उसको लगाया जाएगा। या जिसकी एज 68 साल या और जिसकी एज 68 साल से ज्यादा ना हो, ठीक है। नॉट मोर देन 68 years of age at the time of appointment, ये हो गया। In addition to or in lieu of the establishment of special courts under subsection 1, the federal government in concert with the chief justice of the high court concerned throughout the country as may courts of additional session judges or such other courts special courts as may be। वही बात की है, यानी मुतलका चीफ जस्टिस से बात करके कोर्ट्स को स्पेशल कोर्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव ये हो गई, आपने यही याद रखनी है। ताहम वेयर जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स और जुवेनाइल कोर्ट्स, जेंडर बेस्ड वायलेंस आपने ये ऑब्जेक्टिव है आपका, या जुवेनाइल कोर्ट्स और जुवेनाइल कोर्ट्स या चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स हैव ऑलरेडी बीन डेजिग्नेटेड दे शैल बी डीम्ड टू बी स्पेशल कोर्ट्स। वो कहते हैं जहां पे पहले जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स काम कर रही हैं या जुवेनाइल कोर्ट्स काम कर रही हैं या चिल्ड्रन के लिए स्पेशल कोर्ट्स काम कर रहे हैं, 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स, नंबर 2 जुवेनाइल कोर्ट्स, नंबर 3 चिल्ड्रन कोर्ट्स। अगर ये काम कर रही हैं तो इन्हीं कोर्ट्स को डेजिग्नेट कर दिया जाएगा, किन कोर्ट्स में? स्पेशल कोर्ट्स में। क्लियर हो गया? ये ऑब्जेक्टिव है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, वो इसमें भी ट्रायल, इसका भी ट्रायल कर सकते हैं। यस, इसी एक्ट का ट्रायल, यानी स्पेशल कोर्ट इन कोर्ट्स को फिर क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? स्पेशल कोर्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हाँ जी, प्रोवाइडेड दैट हम वेयर मोर देन वन स्पेशल कोर्ट इज डेजिग्नेटेड और एस्टैब्लिश्ड इन वन जुरिसडिक्शन द कंसर्न कोर्ट ऑफ सेशन शैल एलोकेट द केस। जहां भी वो कहता है कि एक से ज्यादा कोर्ट्स को जो स्पेशल कोर्ट डिक्लेयर किया गया है तो फिर सेशन जज की मर्जी है उनको केसेस कौन कौन से एलोकेट करने हैं। क्लियर हो गया? मैं रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि फेडरल सेक्रेटरी या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंस कंसर्न, क्योंकि किसी सूबे के अंदर किसी अदालत को स्पेशल कोर्ट डिक्लेयर करना है तो वो चीफ जस्टिस से मशवरा किया जाएगा। उस चीफ जस्टिस के, उस सूबे के चीफ जस्टिस से मशवरा करके कौन? फेडरल सेक्रेटरी या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, वो मुतलका सूबे के चीफ जस्टिस से बात करके कौन सी कोर्ट्स को स्पेशल कोर्ट डिक्लेयर किया जाएगा। वो जेंडर बेस्ड वायलेंस पे जहां पे ट्रायल हो रहा है या जुवेनाइल का ट्रायल हो रहा है या चिल्ड्रन का ट्रायल हो रहा है, इन कोर्ट्स को क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? स्पेशल कोर्ट ट्रायल। अच्छा जी, नंबर 1, अब इनका जज कौन होगा? या एएसजी होगा या वो वकील जिसकी हाई कोर्ट में 10 साल प्रैक्टिस हो और वो उसकी उम्र भी 68 साल से ज्यादा ना हो, इन बंदों को उसका लगाया जाएगा जज। ये सिंपल जी स्पेशल कोर्ट जो सेक्शन 3 के अंदर है, ये उसका कॉन्सेप्ट है। आगे कह रहा है जी, अ जज ऑफ स्पेशल कोर्ट शैल हैव द सेम पावर्स, जैसे एएसजे या सेशन जज की होती हैं, सेम पावर्स होती हैं। नंबर 1, अ जज ऑफ द स्पेशल कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। ऑब्जेक्टिव है कितने साल के लिए? ये ऑब्जेक्टिव बोलनी नहीं है आपने, 3 years के लिए होगा। फॉर अ पीरियड ऑन सच टर्म्स एज मे बी टर्म, जैसे फेडरल गवर्नमेंट कहे, 3 साल के लिए हो गया। आगे कह दिया, अ जज ऑफ स्पेशल कोर्ट शैल ओनली रिमूवेबल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ, अगर वो मिसकंडक्ट का गिल्टी हुआ है तो फिर ही उसको वहां से रिमूव किया जा सकता है। क्लियर हो गया? 3 साल के लिए रहेगा,
लेकिन अगर वो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ है तो फिर वो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। द डिसिप्लिन प्रोसीडिंग अगेंस्ट जज ऑफ स्पेशल कोर्ट शैल बी कंडक्टेड, जैसे किसी दूसरे जज के खिलाफ डिसिप्लिन प्रोसीडिंग कंडक्ट की जाती हैं ऐसे ही उसके खिलाफ भी की जाएंगी और तहरीरी तौर पर दी जाएंगी। द ट्रायल ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस शैल ऑर्डिनरी बी कंक्लूडेड इन द स्पेशल कोर्ट इन हुज जुरिसडिक्शन द ऑफेंस आर कमिटेड। वही बात जहां पे वो हो रहा है ऑफेंस, उधर ही उसका ट्रायल किया जाएगा। क्लियर हो गया उस्मान एंड काशिफ? यस सर। एंटी रेप क्राइसिस मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब सेक्शन 5 के अंदर आ जाए, भूलेगा तो नहीं ना? नहीं सर। एएससी हाईकोर्ट का वकील जिसकी 10 साल स्टैंडिंग हो 68 और 68 ईयर से कम ना हो, इसका साल 3 साल से उसका टेन्योर जो है वो 3 साल से कम नहीं होगा, ज्यादा कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। नंबर 1, अब इसको 3 साल से पहले हटाया नहीं जाएगा। हाँ, अगर वो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ तो फिर उसको हटाया जाएगा। ये सेक्शन 3 है उसका। हाँ जी, नेक्स्ट। जो हाईकोर्ट का सर वकील होगा 10 साल जिसकी प्रैक्टिस होगी, इसको भी सेशन जज ही मतलब अपॉइंट इसको नो, अपॉइंट कौन करेगा? इनको फेडरल सेक्रेटरी अच्छा, वो जो कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंस कंसर्न से मशवरा करके नोटिफाई करेंगे उसको बकायदा। जी, हमने पढ़ा पहले 4 के अंदर एंटी रेप क्राइसिस सेल। अब 5 के अंदर सेक्शन 5। अब फंक्शंस क्या हैं जी ऑफ एंटी रेप क्राइसिस सेल आपने बना दिया, एंटी रेप क्राइसिस सेल। अब इसके फंक्शन क्या हैं? सेक्शन 5 जी, वो कहता है कि एज सुन एज पॉसिबल एंटी रेप क्राइसिस सेल रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स। जैसे ही, सुन लें, कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जैसे ही एंटी रेप क्राइसिस सेल को किसी रेप की इंफॉर्मेशन मौसूल होती है किसी भी तरीके से, जुबानी या तहरीरी, जो शेड्यूल 2 याद रख लें, एंटी रेप क्राइसिस सेल में कौन सा शेड्यूल ऑफेंस है जो शेड्यूल 2 में मेंशन है। इट शैल विदाउट एनी डिले एंश्योर द फॉलोइंग। ये काम करेंगे मेंबर, उसका ये काम करेंगे उसके मेंबर। नंबर 1, कंडक्ट ऑफ मेडिको लीगल एग्जामिनेशन विदाउट एनी, एमएलसी करवाएंगे। नंबर 1, एमएलसी को सुपरवाइज करेंगे। क्या करेंगे? एमएलसी को सुपरवाइज करेंगे। नंबर 2, सिक्योरिंग कलेक्शन एंड गैदरिंग ऑफ एविडेंस एज मे बी। अब दूसरा कलेक्शन ऑफ एविडेंस क्या है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। नंबर 3, कंडक्ट ऑफ फोरेंसिक एनालिसिस और एग्जामिनेशन। पीएफएस से जो कुछ भेजना है, पीएफएस से जो कुछ भेजना है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी फर्स्ट एफआईआर बाय पुलिस। फौरन एफआईआर करवाएंगे। आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ई परफॉर्मिंग ऑफ एनी अदर एक्शन एज नेसेसरी। इसके अलावा जो भी अहम काम होगा वो करेंगे, ये उसके काम है। एमएलसी करवाएंगे, उसके बाद एविडेंस जो भी है वो कलेक्ट करवाएंगे, उसके बाद एफआईआर करवाएंगे, पीएफएस से मुतालिक जो काम होगा वो करवाएंगे। अब अगर the action mentioned may be taken without any preferred order, however all the said action are required to be taken expeditiously। ये सारे काम कब करने हैं? फौरन, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। As soon as officer in charge of police station receives any information with regard to the commission of offence mentioned in schedule 2, he shall without any delay transmit such information to anti। अब एसएचओ की जिम्मेदारी है, पहले उन्होंने कहा कि अपने ताईं इनको इंफॉर्मेशन तहरीरी या जुबानी पहुंचती है तो ये काम फौरन करवाएंगे। इनको इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, थाने के अंदर एफआईआर हुई है, एसएचओ इज बाउंड टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू एंटी रेप क्राइसिस सेल। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाए, मैं पढ़ के एज सून एज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिसीव्स एनी इंफॉर्मेशन with regard to the commission of offence mentioned in schedule 2, he shall without any delay transmit such information to anti-rape crisis cells। clear हो गया? The secretary at the Ministry of Justice in consultation with the chief justice
as the Chief Commissioner of Islamabad Cabinet, as the case may be, from time to time, upon recommendation of special committee, issue guideline for the anti-corruption. इसके लिए वो गाइडलाइन जारी करते रहेंगे, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आपको ये पता चल गया, अगर इनको इन्फॉर्मेशन पहुंचती है ये कि ये शेड्यूल 2 का ऑफेंस कमिट हो गया है, किसका ऑफेंस? शेड्यूल 2 का ऑफेंस कमिट हो गया है, शेड्यूल 2 का ऑफेंस कमिट हो गया, फौरन ये काम करवाएंगे। अब अगर इनको नहीं खबर पहुंचती, एसएचओ ने थाने के अंदर उसको खबर मिली है तो फौरन ये कम्युनिकेट करेगा, एसएचओ इनको कम्युनिकेट करेगा। क्लियर हो गया? सिंपल। ये आपका सेक्शन 5 कंप्लीट। 4 और 5 किसके हवाले से? एंटी रेप क्राइसिस सेल के हवाले में। 4 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटी रेप क्राइसिस सेल और 5 के अंदर उसकी पावर्स एंड फंक्शंस और 3 के अंदर स्पेशल कोर्ट्स। अब लीगल असिस्टेंस, ये सेक्शन 6 है, सेक्शन 6। अब लीगल असिस्टेंस वो कहता है, सुन लें कॉन्सेप्ट है, द लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी एक्ट 2020 shall provide legal assistance to the victims of scheduled offences. In addition, the funds established under this act shall also be in addition legal assistance. कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दें इसको, कोई जरूरी नहीं है। आगे जी 7, प्रोसिक्यूटर जनरल एंड स्पेशल प्रोसिक्यूटर। जैसे कहा कि स्पेशल कोर्ट्स, ऐसे ही स्पेशल प्रोसिक्यूटर होगा इसका, ठीक है। ये है जी सेक्शन आपका 7। जी ये सारे काम कहां हो रहे हैं? सेक्शन, शेड्यूल कौन सा है? शेड्यूल 2 के अंदर ये सारी चीजें हैं। हाँ जी, प्रोसिक्यूटर जनरल एंड प्रोसिक्यूटर, सेक्शन 7। सेक्शन 7 प्रोसिक्यूटर, द अथॉरिटी ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जैसे कहा कि विद मे डेजिग्नेट और अपॉइंट a prosecutor general and special prosecutors in manner as may be prescribed by rules. The prosecutor general and special prosecutors shall prosecute the scheduled offences. यानी वो जो प्रोसिक्यूटर स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको डेजिग्नेट कर दिया गया है। जिस तरह कोर्ट को कह दिया कि ये स्पेशल कोर्ट है, ऐसे ही उस कोर्ट में काम करने वाले प्रोसिक्यूटर को कह दिया कि वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है। अब एक सेक्शन 8 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जो विटनेस होगा, इसका जिसने ये देखा है, इसमें उसको प्रोटेक्ट किया गया है। विक्टिम एंड विटनेस प्रोटेक्शन, विक्टिम एंड विटनेस प्रोटेक्शन। वो कहता है कि इन एडिशन एग्जिस्टिंग लॉज, जो पहले लॉज मौजूद हैं, आ विक्टिम एंड विटनेस प्रोटेक्शन सिस्टम में बी एस्टेब्लिश्ड एज प्रेस्क्राइब्ड रूल्स with a view to carry out the purpose of this act and generality of the force and include the following, namely special security arrangements for witness। वो कहता है कि जो इनके विक्टिम्स होंगे ना और जो विटनेस होंगे, इसके इनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकी आइडेंटिटी को देखो, सेक्शन 8 ने ये इनको प्रोटेक्शन दे दी है कि इनके जो विटनेस होंगे और विक्टिम होंगे उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। नंबर 3, डिस्टेंस रिकॉर्डिंग ऑफ टेस्टिमनीज थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो वीडियो लिंक्स एंड बाय द यूज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस। मॉडर्न डिवाइसेस के थ्रू, ऑडियो वीडियो के थ्रू इनकी सारी आप कर सकते हैं, आपकी इनकी एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। रीलोकेशन ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेस, उनको आगे पीछे लेके जा सकते हैं। प्रोविजन ऑफ रीजनेबल फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जा सकती है। लीगल हेड्स को कंपनसेट किया जा सकता है। सेफ हाउस, दारुल अमान वगैरह पहुंचाया जा सकता है, या जो भी, ये चीजें सारी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए। यानी सेक्शन 8 के अंदर विक्टिम और विटनेस की प्रोटेक्शन का कहा गया है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो बात कही है कि जो विटनेस है इनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, किस सेक्शन ने कहा है? सेक्शन 8 ने कहा है। और दूसरी चीज कि थ्रू ऑडियो वीडियो आप एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये भी किसने कहा है? सेक्शन 8 ने कहा है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको उठाएगा यहां से ऑब्जेक्टिव। अब उसने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस। अब ये है सारा जिसके लिए हमने ये यूनिट्स बनाए हुए हैं, वो है सेक्शन 9।
याद रहे सेक्शन हमने 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक पढ़ लिए हैं। 8 के अंदर उन्होंने विटनेस की प्रोटेक्शन का कह दिया। अब 9 इन्वेस्टिगेशन शेड्यूल ऑफेंसेस, उसने पहले उसने कहा सेक्शन 9, उसने कहा इन्वेस्टिगेशन किसकी? ऑफ शेड्यूल। शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। अब इन्वेस्टिगेशन उसने क्या तरीकाकार बताया जी, सुने, मजे की चीज है। फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका सेक्शन होगा, सेक्शन 9, स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स, एंटी रेप क्राइसिस सेल। अब उसके फंक्शंस और पावर्स ऑफ एंटी रेप क्राइसिस सेल ये हमने सारा पढ़ लिया है। अब सेक्शन 9 कहता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है। इसने कह दिया कि ऑफेंसेस को 2 शेड्यूल में डिवाइड कर दिया गया। कितने शेड्यूल्स में? स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स, SSOIUs, स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स। ये आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएगी कि एब्रीविएशन क्या है, मेरी सेंस कहती है। याद रखना, स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस है ना, उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के यूनिट्स हैं स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स। उस्मान, स्पेशल सेक्सुअल, स्पेशल पहले है फिर सेक्सुअल, उन ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन करने के यूनिट्स हैं। उसने कहा वो एस्टेब्लिश किए जाएंगे, शैल बी एस्टेब्लिश्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। डीपीओ बनाएगा, हर जिले के अंदर SSOIUs बनाए जाएंगे। अच्छा जी, आगे उसने कहा नंबर 2 के अंदर, द SSOIU शैल कंप्राइज पुलिस ऑफिसर हु हैव रिसीव्ड ट्रेनिंग। ये हमने उनको लगाया जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है, हु हैव रिसीव्ड ट्रेनिंग ऑन इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू सेक्सुअल ऑफेंसेस। कौन तफ्तीश करेगा? जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की हुई है इन ऑफेंसेस की तफ्तीश करने की। एंड प्रेफरेबली, आगे देखो ना, मैंडेटरी नहीं कहा, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसने कहा प्रेफरेबली, ये ऑब्जेक्टिव है आपकी, यानी उसमें प्रेफर किया जाएगा, तरजीह दी जाएगी। किसको? इस यूनिट के एक मेंबर, किसको? वीमेन को। कौन तफ्तीश करेगा? ट्रेन्ड ऑफिसर, जिन्होंने इन ऑफेंसेस की तफ्तीश कैसे करनी है जिसकी ट्रेनिंग ली हुई है, नंबर 1। नंबर 2 कह दिया प्रेफरेबली इस यूनिट का जो मेंबर होगा वो एक औरत भी होगी। सुने, एंड प्रेफरेबली 1 मेंबर ऑफ द यूनिट शैल बी अ फीमेल पुलिस ऑफिसर। प्रेफर मैंडेटरी नहीं है, मेरे पास पूरी नहीं हो रही, हमारे पास 3 है सारी ऑफिसर, हमने 2-2 सर्कल्स के यूनिट्स बना के उसमें एक एडजस्ट की हुई है ताकि नग पूरा हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा प्रेफरेबली है। 9(2) के अंदर क्या दिया, रिपीट कर रहा हूं, द SSOIU shall comprise police officers who have received training on investigation in relation to sexual offences and preferably 1 member of the unit shall be a female police officer। क्लियर हो गया? बहुत क्लियर होना चाहिए। आगे वो कहता है the investigation in respect of offences mentioned under this act shall be carried out as follows। इन्वेस्टिगेशन की कैसे की जाएगी? पहले उसने कहा कि शेड्यूल बना दिए, उनको उसने कहा कि तफ्तीश कौन करेगा? SSOIUs की तफ्तीश होगी। इसमें लगेगी कौन? ट्रेंड ऑफिसर लगेंगे। उनमें से प्रेफरेबली कौन होगा? एक वीमेन भी होगी। प्रेफरेबली लाजमी नहीं है, तरजीही बुनियादों पर रखी जाएगी। अब तफ्तीश कैसे होगी? उसने कहा इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस मेंशन्ड अंडर दिस एक्ट शैल बी कैरिड आउट एज फॉलोज। द ऑफेंसेस मेंशन्ड इन शेड्यूल 1 बाय द SSOIU। उसने कहा जी ये कौन करेगा? ये शेड्यूल 1 की तफ्तीश कौन करेगा? SSOIU के थ्रू होगी। अभी आपको फर्क समझ आ जाएगा। फॉर ऑफेंसेस मेंशन्ड इन शेड्यूल 2
अब कहा कि जो 2 शेड्यूल में ऑफेंसेस होंगे बाय एसएसओ, तफ्तीश उसकी भी एसएसओ आईयू ने करनी है अंडर द सुपरविजन ऑफ अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ बीपीएस 17। जो शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 2, उसकी भी तफ्तीश इसने करनी है, लेकिन वो अंडर सुपरविजन ऑफ डीएसपी एसडीपीओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पे जब शेड्यूल 1 की तफ्तीश होनी है उस्मान, डीएसपी रूटीन में अपने लिखेगा हदायती जिम्नी बतौर एसडीपीओ, हल्का अफसर, सर्कल अफसर, बतौर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाने लगा हूं। यहां पे जो हिदायती जिम्नी लिखेगा शेड्यूल 1 में बतौर हल्का ऑफिसर, सर्कल ऑफिसर, और शेड्यूल 2 में बीइंग मेंबर ऑफ एसएसओआईयू। क्योंकि अब ये जो शेड्यूल है, ये यूनिट जो है अंडर द सुपरविजन ऑफ डीएसपी काम कर रहा है। नाउ इट हैज बिकम मैंडेटरी टू राइट केस डायरी नॉट एज एसडीपीओ, बीइंग मेंबर ऑफ एसएसओआईयू। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाइए। In case the complainant in relation to offence under Schedule 2 expresses satisfaction which is based on reasonable grounds, the investigation shall be transferred to the district head of the DAB. वो कहता है जैसे तफ्तीश तब्दील होती है वो तफ्तीश तब्दील हो जाएगी, कोई मसला नहीं। The officers of SSO shall ordinarily be तफ्तीश। हाँ, अब याद रखें, शेड्यूल 2 की तफ्तीश तब्दील होकर डीएसपी के पास नहीं जाएगी, एसपी के पास जाएगी। क्लियर हो गया? डीएसपी था ना, डीएसपी अब आईओ था, बी द मेंबर ऑफ एसओआईयू काम कर रहा था। अब तफ्तीश तब्दील हुई है तो वो एसपी से कम रैंक अफसर नहीं करेगा। इन केस द कंप्लेनेंट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर शेड्यूल 2 एक्सप्रेसेस डिससैटिस्फैक्शन विच इज बेस्ड ऑन रीजन। अब उसने जो डिससैटिस्फैक्शन की है इस तफ्तीश पे जो पहले हो रही है इसकी सुपरविजन में, उससे अगर वो कहता है कि कंप्लेनेंट ने डिससैटिस्फैक्शन का इजहार किया है और वो डिससैटिस्फैक्शन भी रीजनेबल ग्राउंड्स पर मुश्तमिल है, द इन्वेस्टिगेशन शैल बी ट्रांसफर्ड टू डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस। हु इज डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन? एसपी। यस, इन्वेस्टिगेशन हेड कौन है? इसके पास भी तफ्तीश जाएगी। इसका आपने सर्कुलर भेजा हुआ है, आईजी ऑफिस से भी सर्कुलर आया हुआ है। आगे लिखता है द ऑफिसर ऑफ एसएसओआईयू शैल ऑर्डिनरली बी फ्रॉम द एरिया इन विच द अकरेंस ऑफ द ऑफेंस हैज टेकन प्लेस। प्रेफरेबली उन एरियाज के बंदे, मुकामी बंदे लगाए जाएंगे। प्रोवाइडेड दैट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस एंड वेयर द डिक्टेट्स ऑफ फेयर एक्यूरेट वारंट्स ऑफेंसेस अदर देन द मेजर ऑफेंसेस अकर मे बी डेप्यूटेड। कोई जरूरी है। अपॉन कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एसओआईयू शैल थ्रू द प्रोसिक्यूटर जनरल और स्पेशल प्रोसिक्यूटर सबमिट द फाइनल रिपोर्ट। अब वही बात है सिंपल, उसने कहा जब तफ्तीश शेड्यूल 1 की या 2 की कंप्लीट हो तो वो थ्रू स्पेशल प्रोसिक्यूटर आगे उसके 173 की रिपोर्ट बनेगी। क्लियर हो गया? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, कॉन्सेप्ट था ये। एक सवाल है। हाँ जी। तो जब एसएसओआईयू शेड्यूल 1 की तफ्तीश करेगा जी, जब वो तफ्तीश तब्दील होकर डीआईबी में जाएगी, यस, तो क्या वहां भी वो एसएसओआईयू? नो, वहां पे एसपी नहीं करेगा, एसएसओआईयू ही करेगा वहां पे। कहां? यस, वहां पे भी मेंबर वो बन जाएगा, उसका ऑटोमेटिकली उसका मेंबर बन जाएगा। और ऐसे ही वहां पे एसपी होगा। अब वो भी क्या है? मेंबर ऑफ एसएसओआईयू है, सीनियर अफसर के पास चली गई है, लेकिन वो मेंबर तो है ना, उस अकेले ने रिकमेंडेशन देनी होती है ना, अल्टीमेटली फिर थाने ही आनी है ना सारा कुछ। तो शेड्यूल 1 में भी ऐसे होगा? कैसे? ये तो शेड्यूल बेटा शेड्यूल 1 में तफ्तीश तब्दील होगी तो वो डीएसपी के पास भी जा सकती है, क्योंकि वो अब मेंबर नहीं है। शेड्यूल 2 में वो मेंबर है। शेड्यूल 2 की तफ्तीश तब्दील होगी तो वो एसपी के पास जाएगी। क्लियर हो गया? कनेक्टेड ऑफेंसेस नॉट इन द शेड्यूल। अब और ऑफेंसेस भी लग गया है 376 के साथ, जो शेड्यूल में ऑफेंस ऐड नहीं है। बड़ी वाज़ेह चीज है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आर द जॉइंट, अगर कोई जेआईटी बनी है एज अ केस में भी अंडर सेक्शन 9 के 3 वही जो बताया
may take cognizance offenses not listed in the schedule committed in connection with the relation of offenses and if such of those were schedule offenses. सुने 376 का 302 लग गई है. 302 is not a scheduled offense. ऐसे ही है ना. अब ये बताना चाह रहा है, सुनिएगा. The investigation officer or the GIT as the case may be under section 9 may also take cognizance. उसकी भी cognizance ले सकते हैं. Being member of SSOU कहता है कि शेड्यूल ऑफेंसेस के साथ कनेक्टेड जो ऑफेंसेस होंगे उनकी तफ्तीश कौन करेगा. उन्होंने कहा ये भी उसकी कॉग्निजेंस ले सकते हैं. 292 लगा हुआ है, 376 के साथ 302 लगा हुआ है, 365 लगा हुआ है. वो शेड्यूल ऑफेंसेस नहीं है, मिसाल दे रहा हूं. 324 लगा हुआ है, तो वो भी इनकी कॉग्निजेंस ले सकते हैं बीइंग मेंबर ऑफ SSOU. क्लियर हो गया. आगे इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर मैंने आपको बता दी है. अब 12 सेक्शन पे मैं जा रहा हूं. इन कैमरा ट्रायल नाम से जाहिर है सेक्शन 12 के अंदर द ट्रायल ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस शैल बी कंक्लूडेड इन कैमरा प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट इफ थिंग्स फिट ऑन इट्स ऑन एप्लीकेशन मेड बाय ईदर ऑफ पार्टीज अलाउ एनी पार्टिकुलर पर्सन टू हैव एक्सेस टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर रिमेन इन द कोर्ट. अब अगर कोई कोर्ट मुनासिब समझे कि फलां बंदे को भी अंदर मौजूद होना चाहिए तो वो कोर्ट इजाजत दे सकती है. या कोई बंदा चाहे कि मैंने भी साथ खड़े होना है तो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट खड़ा हो सकता है. क्लियर हो गया. अदरवाइज जनरली क्या कहा कि जो प्रोसीडिंग्स होंगी इनकी एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट में मौजूद 2 शेड्यूल है, उनमें से किसी की भी ट्रायल चल रहा है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तो वो कैसे होंगी, इन कैमरा होंगी. कहां लिखा हुआ है, सेक्शन 12 के अंदर लिखा हुआ है. क्लियर हो गया. आगे लिखता है जी notwithstanding any contained for the time being in force where any proceedings are held under subsection the court may adopt appropriate measures. छोड़ें इसको. वीडियो लिंक के थ्रू भी बयान हो सकता है, स्क्रीन के थ्रू भी हो सकता है, और जिस तरह विटनेस और विक्टिम की प्रोटेक्शन के हवाले से पहले बताया वो भी होगा सेक्शन 8 के अंदर. अगर where any proceedings are held under section it जहां पे इन कैमरा अगर प्रोसीडिंग्स हो रही, it shall not be lawful for any person to publish or broadcast any matter information in relation to any proceedings except with the permission of the court. ये नहीं हो सकता कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और कोई बंदा खड़ा है वो उसको ब्रॉडकास्ट करे, टेलीकास्ट करना शुरू करे, पट्टी चलाने टिकट चलाना शुरू करे. नहीं, ऐसे नहीं होगा. हाँ, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट की इजाजत से होगा. ये आपका सेक्शन 12. अब सेक्शन 13 एविडेंस एंड गाइडेंस. सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है. द 2 फिंगर वर्जिनिटी टेस्टिंग, ये जो कोर्ट MLC जब बनती है तो उसने कहा कि एविडेंस के लिए गाइडेंस दे दी इसके अंदर. अगर 2 फिंगर्स, ये जो वर्जिनिटी टेस्ट है याद रख लें कौन सा होगा MLC के अंदर, इसके साथ रेप हुआ है, 2 फिंगर वर्जिनिटी टेस्ट होगा. द 2 फिंगर वर्जिनिटी टेस्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ MLC ऑफ विक्टिम रिलेटिंग टू शेड्यूल ऑफेंसेस शैल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. ये जरूरी नहीं होगा, ये अब बंद कर दिया गया है. एंड नो प्रोबेटिव वैल्यू शैल बी अटैच्ड देयर टू. ये जो रूटीन बना हुआ है कि जी अगर MLC में ये चीज आ गई कि उसका हाइमन इंटैक्ट नहीं है तो वही समझा जाएगा. नहीं, कहते अगर एविडेंसेस भी आती हैं तो फिर भी उसको शेड्यूल ऑफेंसेस में लेके जाया जाएगा. यानी जो रूटीन में 2 फिंगर वर्जिनिटी टेस्ट है उसमें इसको डिस्करेज किया गया है. MLC में इसको स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं समझा जाएगा. In respect of any scheduled offences, any evidence to show that the victim is generally of immoral character shall be inadmissible. और वो कहे जी ये जो विक्टिम है ये इमोरल इन नेचर है, इमोरल इन कैरेक्टर है, तो उन्होंने कहा इस चीज को इररिलेवेंट समझा जाएगा. ये कोई बात नहीं है, वो उसका अपना जाती मामला. तेरे साथ अगर हुआ है तो बता, तूने उसके साथ किया है तो तू बता, तू इसका हाल बता. जी ये बंदा मेरे पास आया जी, ये जो खातून है ये हनी ट्रैप करती है. मैंने कितने पर्चों में बताई है, नहीं किसी में भी नहीं है. मैंने कहा तूने कैसे क्या दिया, कहता है जी उसने पहले पैसे मांगे हैं उससे. मैं कहा वो बेनिफिशियरी नहीं है. ठीक है. अब उसने वाज़ेह कर दिया कि अगर कोई ये समझे कि ये इमोरल कैरेक्टर वाली लड़की है या विक्टिम है तो इस फैक्ट को आप इररिलेवेंट समझेंगे. क्लियर हो गया. इनएडमिसिबल होगा, ना काबिल दहाल शहादत है, ये इनएडमिसिबल है. ये ऑब्जेक्टिव है आपकी, इनएडमिसिबल है ये. यानी कैरेक्टर इज एन कैरेक्टर ऑफ विक्टिम इज इनएडमिसिबल.
सिंपल। प्रोवाइडेड दैट द राइट ऑफ एन अक्यूज्ड टू अ फेयर ट्रायल शैल नॉट बी प्रेजुडिस। अब बिल्कुल उसका हक है कि उसको फेयर ट्रायल दिया जाए, सिंपल है। द टेस्टिमनीज एंड एविडेंस ऑफ विक्टिम, द अक्यूज्ड एंड विटनेस इन कोर्ट शैल बी वीडियो रिकॉर्डेड, प्रिजर्व्ड एंड रिड्यूस्ड इन राइटिंग। अब ये जो जितना भी ट्रायल हुआ है विक्टिम का, कंप्लेनेंट का या विटनेस का, ये वीडियो लिंक पे होगा, रिकॉर्ड होगा, हर चीज रिकॉर्डिंग और तहरीर शक्ल में मौजूद रहेगी। अब सेक्शन 14 कहता है स्टेटमेंट से, अब 164 का बयान जो है, A statement of the victim shall be recorded under section 160 only once। एक दफा ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ये नहीं कि पहले इसने जाजनपुर में करवाया है, अब यहां लेके आए हैं तो यहां भी 164 का बयान एक दफा होगा। ये ऑब्जेक्टिव है। 164 का बयान उस्मान कितनी दफा होगा? ओनली वन टाइम होगा। द स्टेटमेंट शैल बी वीडियो रिकॉर्डेड होगी, प्रिजर्व्ड होगी एंड रिड्यूस्ड इन राइटिंग होगी। आगे उसने कहा जी क्रॉस एग्जामिनेशन का विक्टिम को मौका भी दिया जाएगा, विक्टिम के वकील को, एंड नॉट द अक्यूज्ड हिमसेल्फ, मुल्ज़िम को बताते खुद नहीं बल्कि उसको दिया जाएगा वकील को। आर द कोर्ट मे इटसेल्फ पुट क्वेश्चन टू द विक्टिम, या कोर्ट खुद ही विक्टिम को सवाल पूछ सकती है। बस ये हो गया। अब लास्ट स्पेशल कमेटी 2 से कहां तक था? 2 से 18। हाँ जी 2 से 18। स्पेशल कमेटी, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस शैल अपॉइंट अ स्पेशल कमेटी कंप्राइजिंग सच मेंबर्स इट मे डीम फिट ऑन प्रो बोनो और ऑनरेरी बेसिस। प्रो बोनो कहते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, यानी एवं ही आजादी तौर पर किसी को मेंबर बना सकती है। फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल सेक्रेटरी किसी भी बंदे को स्पेशल कमेटी का मेंबर बना सकती है। अब चीफ सेक्रेटरीज एंड द फाइनेंस सेक्रेटरीज ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द इस्लामाबाद कैबिनेट शैल असिस्ट द स्पेशल कमेटी टू एंश्योर रीजनेबल फंडिंग फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज अंडर दिस। द स्पेशल कमेटी शैल स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वगैरह वगैरह। द स्पेशल कमेटी शैल टेक ऑल स्टेप्स इंक्लूडिंग रीचिंग आउट डिवीजन डिपार्टमेंट्स ऑफिसर्स। The special committee and comprising individuals from any federal government, provincial government, retired judges for the purpose of effective compliance and proper working from time to time। अब ये स्पेशल कमेटी काम क्या है कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स के लिए, स्पेशल कोर्ट्स के लिए, एंटी रेप क्राइसिस सेल के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए तो वो कौन उसको प्रोवाइड करेगी? स्पेशल कमेटी। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 16 में ट्रायल है। द कोर्ट अपॉन टेकिंग ऑन द केस अंडर दिस एक्ट शैल डिसाइड द केस। ये बहुत मजे की ऑब्जेक्टिव है। 4 महीने के अंदर उस काशिफ बहुत मजे की ऑब्जेक्टिव है। 4 माह के अंदर ये इस तरह के, मैं आपको जो 4-5 पढ़ा दिए हैं इस तरह की जो ऑब्जेक्टिव लिख रही है इनको निकाल दे जाओ। 4 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट करेगी कोर्ट, ट्रायल कोर्ट विद इन 4 months। अब कहते हैं ट्रायल कोर्ट शैल नॉट ग्रांट मोर देन 2 adjournments ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ केस आउट ऑफ विच 1 adjournment शैल बी अपॉन पेमेंट ऑफ द कॉस्ट बाय पर्सन सीकिंग। एक अब पेशियां किसी को देनी है तो कहते हैं कि 2 से ज्यादा पेशी नहीं मिलेगी। नंबर 1 ये भी ऑब्जेक्टिव है। मोर देन 2 adjournments नहीं होगी। वेयर द डिफेंस काउंसिल डज नॉट अपीयर आफ्टर 2 consecutive adjournments। 2 पेशियां पड़ गई हैं और डिफेंस काउंसिल पेश ही नहीं हो रही। समझ आ गई ना? कहता है कि द कोर्ट में अपॉइंट एन अदर डिफेंस काउंसिल। तो चलो और डिफेंस काउंसिल लेके आओ, वकील चेंज करो अपना। क्लियर हो गया? विद एटलीस्ट 7 years स्टैंडिंग, जिसकी कितनी स्टैंडिंग होगी? 7 साल स्टैंडिंग होगी। इन क्रिमिनल मैटर्स ऑफ द डिफेंस ऑफ द अक्यूज्ड फ्रॉम द पैनल ऑफ द रिक्वेस्ट अपॉइंटेड बाय द स्पेशल कमेटी। स्पेशल कमेटी ने एक पैनल बनाया हुआ है वकीलों का, उसमें से किसी वकील को जिसकी 7 साल स्टैंडिंग हो उसको फिर डिफेंस काउंसिल प्रोवाइड कर देगी। क्लियर हो गया? यस, जिसकी 7 साल प्रैक्टिस हो। समझ नहीं आई आपको? वो कहते हैं कि इस केस को 4 महीनों के अंदर इसका ट्रायल कंप्लीट करना है और 2 मुसलसल पेशियां से ज्यादा पेशी नहीं देनी। उसने कहा कि अगर वकील फिर भी पेश नहीं होता, मुखालिफ वकील, तो जज उस वकील को चेंज कर देगा और उस वकील को रखवाएगा जिसकी 7 साल स्टैंडिंग हो कम अज कम। और वो कहां से लेगा? फ्रॉम द पैनल ऑफ स्पेशल कमेटी। स्पेशल कमेटी के पैनल से लेगा।
लो जी, ये आपको मुकम्मल हो गया। अब 17 में कंपनसेशन टू द विक्टिम। अब ट्रायल कंप्लीट हो गया। कोर्ट में ऑर्डर द कन्विक्ट टू पे। अब कोर्ट जब देखती है कि ट्रायल कंप्लीट हो गया है, तो जो सजा जिसको हुई है उसको कह सकती है कि विक्टिम को कंपनसेशन अदा करे, जो फाइन हुआ है उसके अलावा। समझ आ गई? रिपीट कर रहा हूं कि जब ट्रायल कंप्लीट होता है, मुलजम को सजा हो गई है, तो कोर्ट कहेगी आप कुछ दिन कंपनसेशन भी अदा करो। एक तो आपको 7 साल की सजा दी है, 7 फाइन की है, 7 उसको कंपनसेशन भी दो विक्टिम को। 17 सेक्शन ये कहता है। अब 18 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 18 के अंदर क्या है? अपील है। अपील। एनी पर्सन एग्रीड बाय फाइनल जजमेंट ऑफ द स्पेशल कोर्ट में फाइनल अपील अब कहां करनी है? उसने हाई कोर्ट के अंदर करनी है। नंबर 1 ये हो गया। अब कॉपीज ऑफ द जजमेंट ऑफ द स्पेशल कोर्ट शैल बी सप्लाइड टू द अक्यूज्ड। मुलजिम को कॉपी फैसले की दी जाएगी और प्रोसिक्यूशन को फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त दी जाएगी, जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस की है। वेयर आफ्टर द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रायल शैल बी ट्रांसमिटेड टू कंसर्न्ड हाई कोर्ट विद इन 3 days ऑफ द डिसीजन। आज ट्रायल कोर्ट ने फैसला किया तो 3 दिनों के अंदर अंदर सारा रिकॉर्ड हाई कोर्ट पहुंचा देंगे। ये हो गया, 3 दिनों के अंदर रिकॉर्ड हाई कोर्ट पहुंच जाएगा। An appeal and decision may preferred within 30 days of the final judgment by special court. ASJ की कोर्ट यानी ट्रायल कोर्ट के फैसले से 3 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं। बहुत बड़ी ऑब्जेक्टिव है। 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं। थर्टी डेज, 30 दिन के अंदर। एन अपील प्रेफर्ड एंड सबसेक्वेंट शैल बी डिसाइडेड बाय डीबी। अब डीबी उसको डिसाइड करेगी, 6 माह के अंदर अंदर उसको डिसाइड करेगी। 30 दिन के अंदर अपील, 6 माह के अंदर अंदर हाई कोर्ट का डीबी, डिविजनल बेंच, डबल बेंच से कहते हैं, वो उसको डिसाइड करेगा। आगे उसने लिखा कि while hearing an appeal, high court shall not grant more than 2 consecutive adjournments। 6 माह के अंदर उसको यस, उसने जो अपील की उसको 6 माह के अंदर फाइनल करना है। और जैसे ट्रायल कोर्ट के लिए कहा ना कि आपने 2 एडजर्नमेंट से ज्यादा एडजर्नमेंट नहीं देनी, ऐसे ही अपीलेट कोर्ट को भी कह दिया कि 2 एडजर्नमेंट से ज्यादा आपने एडजर्नमेंट नहीं देनी। क्लियर हो गया? अब 7 कौन सा था आपका इसके अलावा? 22 और 24। हाँ जी, 22 और 24 में आ जाओ। फॉल्स इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा है कि जिसने फॉल्स इन्वेस्टिगेशन की होगी उसको भी सजा होगी। तफ्तीशी के खिलाफ ये वाहिद सेक्शन है जो उसने तफ्तीश ठीक नहीं की तो सजा कहता है। कौन सी सजा कहता है सुने। Whoever being a public servant entrusted to the investigate scheduled offences, बस एक वो मुलाजिम है, उसके स्पुर्द हुई है तफ्तीश, शेड्यूल ऑफेंसेस शेड्यूल 1 और 2 की तफ्तीश करे, फेल्स टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली, उसने प्रॉपरली तफ्तीश नहीं की, और diligently or causes the conduct of false investigation or fails to pursue the case in any court of the law properly and in breach of duties, उसने शहादत सही तरीके से नहीं दी, केस को सही तरीके से परसू नहीं किया, being member of SSOIU, तो क्या होगा? shall be guilty of an offense punishable with imprisonment which may extend to 3 years and fine। ये याद रख लें। ये आईजी ऑफिस से हमारे पास लेटर आ रहे हैं कि जिनमें 40 इन्वेस्टिगेशन है, बताएंगे क्या सजाएं हुई हैं। ये सेक्शन 22 है। 3 साल तक और जुर्माना की सजा होगी जो केस को सही परसू नहीं करेगा या फॉल्ट इन्वेस्टिगेशन करेगा या गलत एविडेंस देगा। 3 साल कैद प्लस फाइन, 3 साल कैद तक सजा प्लस फाइन। आगे लिखता है whoever gives to any public servant any information, जो किसी पब्लिक सर्वेंट को इंफॉर्मेशन देता है कि शेड्यूल ऑफेंस हो रहा है और उसको पता है कि ये गलत है, मैं आपको कह रहा हूं कि फलां जगह पे शेड्यूल ऑफेंस हो रहा है और मुझे पता है कि मैं झूठी खबर दे रहा हूं, और उसकी इस खबर देने से मैं तफ्तीशी अफसर को ऐसा गलत काम कर दूंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और किसी को तकलीफ भी हुई है, वो गलत जिसने इंफॉर्मेशन दी है उसको सजा हो सकती है 3 साल तक और जुर्माना।
दो कॉन्सेप्ट दिए हैं इसके अंदर 22 के अंदर। उसने कहा कि अगर कोई तफ्तीशी जिसको शेड्यूल्ड ऑफेंसेस की तफ्तीश सुपुर्द की गई है वो तफ्तीश ठीक नहीं करता, फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन का मुर्तकब होता है, या केस को सही अदालत में परसू नहीं करता, या एविडेंस सही रिकॉर्ड नहीं करवाता, तो उसको 3 साल तक सजा प्लस फाइन हो सकता है। नंबर 1। दूसरा, किसी ऐसे बंदे ने किसी पब्लिक सर्वेंट को, किसी तफ्तीशी को इंफॉर्मेशन दी, एसएचओ को इंफॉर्मेशन दी कि वहां पे ये ऑफेंस हुआ है और उसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी, जिस इंफॉर्मेशन की रोशनी पर तफ्तीशी ने वो काम किए, जिसकी वजह से गलत तफ्तीश हुई, तो उस बंदे को जिसने ये गलत गाइड किया तफ्तीशी को, उसको भी 3 साल तक सजा प्लस फाइन हो सकता है। क्लियर हो गया? अब आए जी सेक्शन 22 और 24। 24 सर। हाँ जी, इंपॉर्टेंट है रजिस्टर ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स। हमने ऊपर पढ़ा था जिनको सजा होती है एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन ट्रायल एक्ट के अंदर शेड्यूल 2 में, उनको हम क्या कहेंगे? सेक्स ऑफेंडर्स कहेंगे। अब उसने कहा इस एक्ट का सेक्शन 24 ने कि एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जो सेक्स ऑफेंडर्स से मुतालिक होगा। सुने, द नेशनल डेटाबेस, उससे नेशनल डेटाबेस बनेगा। द नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा शेल प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स। उनका रजिस्टर एक मेंटेन करेगी। कौन करेगी? नादरा करेगी। हम आईजी ऑफिस भेजते हैं और वो फिर आगे नादरा को डेटाबेस को भेजता है, ताकि जब भी ये शनाख्ती कार्ड बनवाने पता चल जाए कि इन्होंने ये काम किए हुए। सेक्स ऑफेंडर मीन कन्विक्टेड शेड्यूल ऑफेंस, जो शेड्यूल ऑफेंसेस के साथ कन्विक्ट होगा। कोई पूछे कि सेक्स ऑफेंडर कौन है, आपने कहा जो शेड्यूल ऑफेंसेस में जिसको सजा हुई है उसको सेक्स ऑफेंडर कहेंगे। The Ministry of Law and Justice may prescribe rules upon the recommendation of the Special Committee for release of such data। अब वो कहता है कि स्पेशल कमेटी ही रूल्स बना सकती है वो डाटा को किस तरह रिलीज करना है, सेक्स ऑफेंडर्स का किसी एजेंसी को देना है, अथॉरिटी को देना है, या अदालत में पेश करना है, या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है या उसके हक में है। ये सारी चीजें आगे लिखता है। द स्पेशल कमेटी में रिक्वायर द नादरा टू प्रिपेयर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स इन रजिस्टर एंड अंडर दिस सेक्शन, कि इनकी वो मुख्तलिफ कैटेगरी नादरा उसकी कैटेगरीज बनाए, ये स्पेशल कमेटी उनको कहेगी। द स्पेशल कमेटी में रिक्वायर द नादरा द नेशनल पुलिस ब्यूरो एंड फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्रीज टू प्रिपेयर डिफरेंट कैटेगरीज। वो कहते हैं कि नादरा और पंजाब पुलिस ब्यूरो जो हमारा CRO पंजाब है, और नादरा और नेशनल पुलिस ब्यूरो, और तीसरा उसने क्या कौन सा कहा? नादरा, नेशनल पुलिस ब्यूरो और फोरेंसिक साइंस PFS से, ये तीनों अपने मुख्तलिफ कैटेगरीज के हेड्स बनाएंगे जिसमें सेक्स ऑफेंडर्स का रिकॉर्ड मरतब किया जाएगा। लेकिन ये हमारा जो शेड्यूल था उसके 2 से लेकर 18 तक और 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई तफ्तीश ठीक नहीं करता तो उसको 3 साल तक सजा प्लस जुर्माना, और अगर कोई तफ्तीशी को गलत ट्रैक पर चढ़ा दे, गलत इंफॉर्मेशन ये समझते हुए कि ये बात सही नहीं है वो इंफॉर्मेशन दे दे, तो उसको भी 3 साल तक सजा हो सकती है। 22 के अंदर है और 24 के अंदर सेक्स ऑफेंडर का रजिस्टर नादरा, नेशनल पुलिस ब्यूरो और पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के अंदर इनके रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए ये डाटा बनाया जाएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानी तकसीम करने का शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।